हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसके हम एनसीईआरटी पर्सन करने वाले हैं। एनसीईआरटी पर्सन हमारे चल रहे हो पार्ट नंबर 22। इसकी 22वीं वीडियो है 4th चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इसकी 21 वीडियो करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोज आपने जरूर देख ली होगी। अगर आपने वे वीडियोज नहीं देखी है तो प्लीज इस चैप्टर को क्रम से सारी वीडियोज देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले मैंने आपको इसके 14 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज इसकी लास्ट वीडियो है 4th चैप्टर की। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट कराऊंगी। फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन वाला। तो हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। जो हम कपड़े धोते हैं ना साबुन से, तो उसकी सफाई की क्रियाविधि पूछना चाह रहा है। वैसे मैंने आपको साबुन के बारे में बताया भी था। साबुन के दो अणु होते हैं, एक तो जलरागी होता है, एक जलविरागी होता है। जलरागी वो होता है जो जल में घुल जाता है और जलविरागी वो होता है जो जल में नहीं घुलता। जल में नहीं घुलता तो किस में घुलता है, तेल में, मतलब तेलीय मैल जो वगैरह होता है उसमें। तो इसमें हम लिखेंगे बहुत से मैल तेलीय होते हैं। जो मैल होते हैं तेलीय होते हैं। आपने देखा हो कपड़ों पे तेल के रूप में मैल लगे, तो कॉलर होते हैं ना यहाँ पे साइड में, तो वहां से हमारे सिर पे से उतर के क्या आता है, वो तेल आता है। तो उसके ऊपर वो काला काला जम जाता है, वो तेलीय मैल होते हैं। जो मिट्टी लगती है, फिर धूल मिट्टी और तेल, तो इस वजह से वो जम जाते हैं। कॉलर वगैरह बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। तो उनमें जो मैल होते हैं वे कैसे होते हैं, तेलीय। उनमें तेल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से गर्दन पे से हमारी बॉडी में से ऑयल तो निकलता ही है, तो इस वजह से जो मैल होते हैं वो तेलीय होते हैं। और तेल पानी में अघुलनशील है। आपको पता है जो तेल है वो पानी में कभी नहीं घुल सकता, पानी में नहीं घुल सकता। साबुन के अणु सोडियम तथा पोटेशियम लवण के होते हैं। जो साबुन का सूत्र क्या होता है, C17H35 COONA या COOK। तो यहाँ पोटेशियम होता है या सोडियम के लवण होते हैं, ठीक है, जो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक लवण से बनते हैं। लंबी श्रृंखला वाले क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन 17 पाए जाते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक लवण से बनते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है। जो साबुन का आयनिक भाग होता है आयनों में टूट जाते हैं अपने, C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। तो जो आयनिक भाग होता है इसका, वो किस में घुल जाता है, हमारा जल में घुल जाता है। इस प्रकार साबुन के अणु मीसेल की संरचना का निर्माण करते हैं। मैंने आपको मीसेल की संरचना बताई थी। मीसेल की संरचना ऐसे होती है जैसे तेलीय मैल है ये, और इस तरह से यहाँ पे हमारे आयन जुड़े होते हैं, Na पॉजिटिव। इस तरीके से मीसेल का निर्माण होता है। साबुन में घुलनशील और अघुलनशील, क्योंकि साबुन के दो प्रकार के अणु होते हैं, एक तो जलरागी, एक जलविरागी। जो जल में नहीं घुलता वो यहाँ पे, वो किसमें घुलता है, मैल में, मतलब तेल में। जो तेल होता है ना, वो तेल कैसा है, हमारा जो मैल है वो तेलीय रूप का ही है, तो उसमें घुल जाता है। और ये घुलता है किसमें, जल में घुलता है एक अणु। तो इस प्रकार से किसकी संरचना का निर्माण करते हैं, मीसेल। मीसेल संरचना इसे कहते हैं, मैंने आपको बनवाई दी है ये। मीसेल संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार साबुन के अणु मीसेल संरचना करते हैं। इससे पानी में इमल्सन बनता है। पानी में क्या बनता है, इमल्सन। इमल्सन किसे कहते हैं, जब वसा और पानी जो झाग बन जाते हैं ना, वही क्या होता है, हमारा इमल्सन। इमल्सन होता है। इस प्रकार साबुन का मीसेल मैल को पानी में घुलने से मदद करता है। जो साबुन का मीसेल होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। जो मैल है वो पानी में घुल जाता है, इसकी मदद से घुल जाता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। फिर हम उसपे ब्रश वगैरह लगाते हैं, जो इमल्सन बन जाता है हमारा, वो स्कम या झाग, फिर उसे हम ब्रश से हटा देते हैं तो मैल बाहर निकल जाता है। ये हमारे कपड़ों की सफाई, मतलब सफाई की प्रक्रिया क्या है। इसमें क्वेश्चन में पूछा था जो साबुन है वो कपड़ों से किस तरीके से सफाई करती है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, बहुलकीकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। मतलब बहुलीकरण पर हमें टिप्पणी लिखनी है। बहुलीकरण क्या होता है, बहुलीकरण जो होता है ना, इसमें एकलक मिलकर एक बड़ी मात्रा में बहुलक बनाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, उस क्रिया में, इस क्रिया में या तो एक ही प्रकार के अणु होते हैं या भिन्न प्रकार के, दो या दो से अधिक, मतलब जटिल मात्रा में बड़ा अणु बनता है। इसमें दो या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग करके, मतलब आपस में मिलकर जटिल यौगिक बनाते हैं, एक उच्च अणुभार वाला। तो इसमें हम लिखेंगे उस क्रिया में एक या इस क्रिया में एक या भिन्न प्रकार के
एक या भिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, या तो दो मिलेंगे या दो से अधिक अणु परस्पर संयोग करके, अणु परस्पर संयोग करके उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार जिसका बहुत ज्यादा वजन है, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बनेगा, उच्च अणुभार वाले जटिल यौगिक बनाते हैं, बनते हैं। और जो इस क्रिया में जटिल यौगिक बनता है उसे हम बहुलक कहते हैं। इस क्रिया में बनने वाले जटिल यौगिक को बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बहुलक में होता क्या है, जो हमारी पॉलीथीन देखी होगी ना आपने, पॉलीथीन जुड़ी होती है, ये एथिलीन के बहुलक से मिलकर बनी होती है। तो इसमें हम लिखेंगे एथिलीन। एथिलीन वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। एथिलीन के मध्य या एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन बनती है। क्या बनती है इसकी बहुलीकरण से? पॉलीथीन बनती है। अब एथिलीन का सूत्र देखो क्या होता है। एथिलीन का सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसके हमने N मोल ले लिए, ठीक है, एथिलीन के N मोल ले लिए। अब जो इस क्रिया में क्या होगा, बहुलकीकरण होगा। उसके बाद देखो क्या बनेगा, बहुलकीकरण के बाद हमें पॉलीथीन बनाना है। पॉलीथीन में देखो क्या होगा, ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से हमने बॉन्ड हटा लिया, एक बॉन्ड इधर चला गया, एक इधर, क्योंकि कार्बन को तो 4 चाहिए, 2 बॉन्ड ये हो गए 3 और 1 4, इसमें भी क्या है 2 बॉन्ड ये हो गए 3 और 1 4, और इसमें बड़ी मात्रा में N, यहाँ पे N लिख देंगे, मतलब N अणु जुड़ेंगे इसी तरीके से, उच्च अणुभार वाला ये बनेगा। इसका नाम क्या है, पॉलीथीन। पॉलीथीन बन जाएगा। और ये क्या है हमारा, एथिलीन। यहाँ पे हम उच्च ताप देंगे, ताप तथा दाब, बस उच्च ताप लिख लेना है यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। ये जो बना है इसे क्या कहते हैं, बहुलक। और जिनसे मिलके बनते हैं छोटे छोटे, मतलब ये तो N मोल लिए हमने इसके, 1 मोल उसे कहते हैं 1 लक, तो छोटे छोटे 1 लक मिलके क्या बनाते हैं, हमारे बहुलक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ओजोनीकरण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ओजोनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हमें इस पे टिप्पणी लिखनी है। ओजोनीकरण क्या होती है, देखो ओजोनीकरण मतलब इसमें ओजोन से क्रिया होगी, किसकी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त कौन होते हैं, जिनमें या तो कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। मतलब इसकी क्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ओजोन से कराने पर ओजोनाइड बनते हैं, फिर उसका अपचयन कराने पे क्या बनता है हमारा, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं, उसी को कहते हैं ओजोनीकरण अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त, असंतृप्त क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र होता है CCl4। टेट्रा इस वजह से आया क्योंकि इसमें चार क्लोरीन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, की उपस्थिति
में ओजोन से अभिक्रिया करके, ओजोन, ओजोन क्या होती है, ओजोन गैस है, इसका सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन का सूत्र तो होता है O2 और ओजोन का होता है O3 से क्रिया करके क्या बनाती है, ओजोनाइड बनाते हैं, ओजोनाइड बनाते हैं। जब ओजोनाइड बन जाएगा फिर ओजोनाइड का करेंगे हम अपचयन, फिर हम लिखेंगे जिसका ओजोनाइड का अपचयन, ओजोनाइड का अपचयन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, जिंक व जल की उपस्थिति में, का अपचयन जिंक व जल की उपस्थिति में कराने पर, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं ये अभी बताऊंगी मैं आपको। कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो क्या कहलाती है, ओजोनीकरण कहलाती है, ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ओजोनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, अब इसे ध्यान से समझना। देखो एग्जाम्पल, हमें क्या लेना है, हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें है CH2 डबल बॉन्ड CH2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में ओजोन से अभिक्रिया करनी है, O3 से, उपस्थिति किसकी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की। तो सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा। अब तुम इसे ध्यान से देखो, ये सूत्र मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4। अगर ये कार्बन से यहां से एक बॉन्ड टूट जाए तो एक बॉन्ड की तो इसके पास कमी होगी, एक बॉन्ड की इसके पास, तो एक ऑक्सीजन हमने यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया, एक ऑक्सीजन यहां रख दिया। ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड होने चाहिए, इस ऑक्सीजन के 2, एक और एक 2, इसके भी एक और एक 2, इसके भी एक और एक 2 बॉन्ड हो गए। कार्बन के 4, 2 3 4, ऐसे इसके 2 तो हाइड्रोजन से हो जाएंगे, 3 और एक 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के। ये जो बना है इसी को कहते हैं ओजोनाइड। क्या कहते हैं इसे, ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब इसका हम क्या करेंगे, अपचयन, किसकी उपस्थिति में अपचयन करेंगे, जिंक प्लस H2O की उपस्थिति में हम कर रहे हैं अपचयन। अपचयन होने पे देखो क्या होगा, Zn के साथ तो क्या जाएगा, O, क्या जाएगा, Zn के साथ जाएगा O, तो हमारा ZnO चला जाएगा और बनेगा कार्बोनिल यौगिक। देखो इसमें HCHO, 2 हाइड्रोजन थे ना, एक H लिया, फिर C लिया, फिर H लिया, फिर O लिया, ऐसे ही यहां से लिया HCHO, तो ये 2 बन गए हमारे। यही है हमारे कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक वो होता है जिसमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप हो या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो। ये सब हमारे कौन से ग्रुप होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। तो जो इनके यौगिक होते हैं उसे कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। HCHO बच गया और हमारे पास क्या बचा, ये ऑक्सीजन बचा और ये जिंक के साथ ZnO। इसका नाम क्या है, HCHO। नाम क्या है इसके, 2, एक तो आईयूपीएसी नेम है और एक साधारण नाम है, तो इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर आईयूपीएसी नेम लिखना है तो एक कार्बन के लिए क्या होता है, मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO ग्रुप के लिए होता है अल, तो क्या नाम हो गया, मैथेनल। या तो हम लिख देंगे फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, या फिर मैंने आपको बताया है मैथेनल होता है इसका आईयूपीएसी नेम। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज ये केमिस्ट्री पूरी करा दी है मैंने, 4th चैप्टर। जिसने नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस को देख लेना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स स्टार्ट कराने वाली हूँ, तो वो वाली वीडियो आप रेगुलरिटी देखना, डेली एक वीडियो, तो आपका कोर्स भी नहीं छूटेगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।